बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 स्पेशल। आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान की मुनासबत से हर कौम की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात होते हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जो बाकी दिनों से, बाकी लम्हात से निहायत मुनफरद होते हैं, बहुत मोतबर लम्हात होते हैं। और अगर हम 6 सितंबर 1965 की बात करें, आज 55 साल पहले आज ही के दिन जिस अंदाज में हमारे शेर दिल अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को उनकी ज़बान में सबक सिखाया, जब दुश्मन ने रात के अंधेरे में इस मुल्क पर हमला करने की नापाक जसारत की, जब वो इस इरादे से था कि लाहौर के जिमखाना में जाके चाय पिएगा, तो किस अंदाज में इस मुल्क के बेटों ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाया। और आज उन्हीं लम्हात का तस्करा भी होगा। हर कौम के लिए उन लम्हात को याद रखना, उनसे सबक हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। और शायद ये जो कुर्बानियाँ हैं, ये इसलिए भी ज़रूरी होती हैं हर कौम की ज़िंदगी में कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, वो उनसे सबक सीखें, वो उनसे रहनुमाई हासिल करें। और वो जो जज्बा था, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जंग हथियारों से नहीं, जज्बे से लड़ी जाती है, और ये मुजाहरा हमने 55 साल पहले आज के दिन देखा। उस जज्बे में आज अगर हम बैठ के उसका मुशाहिदा करते हैं, जब किताबों में पढ़ते हैं, जब कहानियाँ सुनते हैं, उन लोगों से जो अमली तौर पे वहाँ मौजूद थे, उनसे जब सुनते हैं, सो क्या आज वो जज्बा हमारी नौजवान नस्ल में मौजूद है? थ्रेट आज भी है, दुश्मन आज भी है। आज तरीक़ा कार तब्दील हो गया है, टेक्टिक्स तब्दील हो गए हैं। क्या कोई मुमासलत है आज और उस वक्त के ख़तरात के अंदर, या अगर तब्दीली आई है तो हमने वक्त के साथ और इन गुज़रते औकात के साथ किस तरीके से अपने अंदर तब्दीली हम लेकर आए हैं? इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ हमारे मेहमान ऐसे हैं जो आपको उस वक्त के हवाले से बताएंगे, जो चश्मदीद गवाह हैं उस वक्त के बहुत सारे वाक़यात के, और कुछ ऐसे मेहमान हैं जो आज के हवाले से आपको बताएंगे, जो हमारी आज की नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, उनके लिए वो क्या पैगाम लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जब हम कहते हैं कि ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने नहीं लड़ी, उस वक्त हर महाज पे हर कोई ये जंग लड़ रहा था, कौम मुत्तहद थी, डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल थे। कहीं पर ख़बर आती थी कि कोई जवान ज़ख्मी हुआ है तो किस अंदाज में वहाँ पर खून के अतियात के लिए कतारें लग जाती थीं। स्टूडियोज़ में बैठे हुए लोग किस तरीके से काम कर रहे थे, जो हमारे फ़नकार थे, वो जो मिली नग़मे जो गुलकार गा रहे थे, जो वहाँ मेज़बान थे, किस तरीके से वो हर वक्त तैयार वहाँ मौजूद नज़र आते थे। शायर बैठे शायरी कर रहे थे, उसी वक्त वो मिली नग़मे गाए जा रहे थे। इन तमाम चीज़ों का तस्करा भी होगा। और ऐसे में जब बात की जाती है तो एक नेशनल आइकन जिनको हम कभी नहीं भूल सकते, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, कंवल नसीर साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपको देखते हैं और आपसे उस वक्त, उस दिन के जो वाक़यात सुनने को मिलते हैं, वो यकीन मानिए बहुत जज्बा बढ़ाते हैं। तो उस पर आगे चल के बात करेंगे। और आज के दिन क्योंकि हम तारिक अजीज़ साहब को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो वॉइस ऑफ द नेशन थे और हमारे 6 सितंबर के हवाले से प्रोग्राम्स में अक्सर हिस्सा होते थे, सो आगे चल के कुछ उनकी यादें भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जो एयरफोर्स की तर्जुमानी कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर शोएब एहसन बाबरी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एयरफोर्स की जब बात की जाए तो ऑब्वियसली कौन भूल सकता है कि एयरफोर्स के हवाले से आप मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स की गेम होती है और आपको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। और वहाँ पे भी रफ़ीकी शहीद और इम्तियाज़ भट्टी और किस किस के नाम है, एम आलम साहब का जब जिक्र किया जाता है, 1 मिनट में 5 तैयारे जिन्होंने दुश्मन के गिरा दिए। सो एयरफोर्स के कारनामों के हवाले से भी ऑब्वियसली बात होगी। और पाक बहरिया का अगर हम जिक्र करें तो हमारे साथ कमांडर समीउल्लाह खान न्याजी मौजूद हैं नेवी की नुमाइंदगी करने के लिए। और सितंबर की भी अगर हम बात करें, जंग सितंबर की, तो उस वक्त द्वारका ऑपरेशन कौन भूल सकता है, पाकिस्तान बहरिया की जो फतूहात में से एक बहुत बड़ी ऑब्वियसली फतह थी। आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ एक जंग सितंबर के गाजी भी मौजूद हैं। वैसे तो अक्सर हम प्रोग्राम्स में उनको देखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा भी होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री,
उस वक्त ये लेफ्टिनेंट थे जब ये जंग हुई आज से 55 साल पहले, और दुश्मन की फ़ौज को जिस अंदाज में हमारी फ़ौज ने केम करन तक पहुंचा दिया था। और जंग सितंबर के हवाले से ये भी कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी वो भी हुई थी। तो जनरल साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। तारिक अजीज़ साहब का जिक्र हुआ, सो ऑब्वियसली तारिक अजीज़ साहब और कंवल नसीर आपा साहिबा के हवाले से मैं ये कह रही थी कि ये वो आवाज़ें हैं जो लोगों को याद हैं। जब मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के गीत, उनके मिली नगमों का जिक्र होता है, तो ये वो आवाज़ें थीं जो कौम को हर वक्त आगाह रखे हुए थी, जो पल पल की खबर थी वो कौम तक पहुँचा रही थी। तारिक अजीज़ साहब से आज से 5 साल पहले मैंने कहा था कि आप फ़र्ज़ करें कि सितंबर की जंग है और आप उस वक्त अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ उनकी याद ताज़ा की जाए और वो क्लिप ज़रूर आपको दिखाया जाए। 1965 है, सितंबर है, जंग है, और आप उस वक्त जो अनाउंसमेंट्स करते थे वो मैं चाहती हूँ आज 50 बरस के बाद अगर चंद जुमले उसके याद हैं तो वो मंजर कशी ज़रा हमारी ऑडियंस के लिए कीजिए। पहले तो दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अजीब इम्तहान में डाल दिया है मेरी साथी ने कि 50 बरस हो गए हैं जिस पानी पुलों के नीचे से कितना गुजर चुका, रावी कितने ठाठे मारता हुआ अब एक नाला सा रह गया है, कितने सूरजों के तुलुओ गरूब दुनिया देख चुकी है, और आप मुझसे आज पूछ रही हैं कि 50 बरस पहले उस बंद कमरे में बैठकर तूने क्या कहा था। मैंने क्या कहना था? पूरी कौम, पहली बात तो यह है कि 1 सितंबर को शाम 5:19 पर पठानकोट से हिंदुस्तान के 4 जहाज उड़ते हैं और वो बगैर ऐलान के पाकिस्तान की ज़मीनी अफवाज पर बमबारी करते हैं और बेशुमार हमारे लोग शहीद होते हैं, आम शहरी जिन्हें पता भी नहीं था। ये याद रखिएगा मेरी बात, दायमाबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। बात ये याद रखिएगा कि हिंदुस्तान कभी भी, आप कुछ भी कर लें, कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। 1 सितंबर को 4 जहाज उनके उड़ते हैं और हम पर हमलावर हो जाते हैं, और जिनको हमारे रफीकी शहीद ने और इम्तियाज ने, इन 2 जवानों ने अपने जहाज लेके ये उड़े और पलक झपक में ही, एयरफोर्स में वक्त नहीं होता, सेकंड्स होते हैं कि या आप हैं या है नहीं। तो इन दोनों जवानों ने, हवाबाजों ने, दुश्मन के 3 हवाबाज तो मौके पर ही मार दिए और चौथे को गिरफ्तार कर दिया। तारिक अजीज़ साहब की कुछ यादें हमने कहा प्रोग्राम के आगाज़ में शेयर करें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे आज के दिन, क्योंकि उनसे हम उस टाइम के किस्से सुना करते थे, तो आज उनकी याद बहुत ज़्यादा है। मैं कंवल आपा आपसे चले आगाज़ करती हूँ। ज़ाहिर तारिक अजीज़ साहब ने कुछ जिक्र छेड़ा, आप भी, आई एम श्योर वो डाउन द मेमोरी लेन इस वक्त जो है वो बहुत सारी यादें आपकी भी उनके साथ हैं। बहुत क्या शेयर करेंगे आगाज़ में? क्योंकि सुबह प्रेसिडेंट अयूब ने तकरीर कर ली हुई थी, क्योंकि अल्लाह सुबह तो ये वाक़या हो गया हुआ था। तो जब हम लोग पहुँचे हैं, एक बात तो मैं सादिया आपको बता दूं कि वो एक ये जब हम वहाँ, मतलब हमारा होना इसलिए नहीं था क्योंकि हम मुंसलिक थे पाकिस्तान टेलीविज़न से, या हमारी जॉब थी, ये हमारे में वी हैड टू बी देयर या हैव टू बी देयर में बड़ा फ़र्क। बिल्कुल। सो वी रियलाइज़ के वी हैव टू बी देयर, क्योंकि सायरन बज रहे थे और उस वक्त तक तो ये जहाज़ आना शुरू हो गए थे। तो तारिक की माशाल्लाह आवाज़ में घन गरज और इतना उसमें है, और वो उसने तो इब्तिदा इससे की कि ऊंचे बुर्ज लाहौर थे जितने बुलंद 4 चिराग है ना, तो मुझे तो शेर वेर नहीं आते थे उस ज़माने में, तो बिल्कुल ही नहीं आते थे। तो मुझसे कहा गया कि जाके हमें ये कहना है, तो मैंने जाके कह दिया कि कायर दुश्मन ने बिला इश्तियाल
आज सुबह हमारी सरहद पर हमला किया है, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके बाद तारिक अजीज़ भी और मैं भी, हम रेडियो पर भी, मैं फौजी भाइयों का प्रोग्राम भी साथ साथ फिर हमें हो गया। और क्योंकि एक ही वो था हाथा रेडियो का, तो हम उधर भी जाते थे और इधर भी हम शाम की क्योंकि ट्रांसमिशन थी, लेकिन हम एक राब्ता हो गए बिटवीन द फैमिलीज़ और जो आगे थे, और फिर एक हौसला अफवाज पाकिस्तान के लिए भी, बिल्कुल उनको ये कहना मोरल बूस्टर के तौर पे भी, और दूसरा फैमिलीज़ के जो ख़त आने शुरू फिर हो गए इमीडिएटली तारें, वो भी हम जवाब देते थे। जिस कदर हमें मिलती थी खबर वो फ़ौरन हम पहुंचाते थे। उस टाइम पे तो हर चीज़ फॉरन हो रही थी, कुछ रिकॉर्डिंग का तो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली था ही नहीं। ये भी सुना है कि उसी टाइम शायर जो हैं वो बैठ के शेर लिखते थे और मिली नगमे फौरन। बिल्कुल, मैं आपको चश्मदीद गवाह हूँ कि सूफ़ी साहब, सूफ़ी गुलाम वसम साहब में बहुत ज़्यादा वो हैं, क्योंकि हर इतवार को बच्चों के प्रोग्राम में भी मेरी वालदा के साथ सोचिए टोट बटोट भी लिखते थे, और फिर कहाँ ये पुत्तर हटाते नहीं बिकते, बहुत उनका बहुत ये भी आपके सामने लिखा ये सामने वो लिखते थे। एक स्टैंज़ा मोहम्मद आज़म खान का नाम ज़रूर ये है, वो रेडियो के प्रोड्यूसर थे उस वक्त म्यूज़िक के, और वो एक शेर लिखते थे और म्यूज़िक डायरेक्टर वहीं होते थे, और मैडम जाके गा देती थी। और आपको पता है कि वो आई भी कैसे, ये भी किस्सा बहुत बार आपने सुना है कि उन्होंने रेडियो के जब स्टेशन डायरेक्टर को फ़ोन किया, क्योंकि उन्होंने घर बैठे जब देखा कि जंग लग गई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जाके कुछ करना है, तो उन्होंने शमसुद्दीन भट्ट साहब थे, उनको फ़ोन किया उन्होंने और कहा कि मैं नूरजहां बोल रही हूँ, तो उन्होंने कहा बंद कर दे, कोई झूठ बोल रहा है। तो वो क्यों हमें फ़ोन करेंगी, फ़ोन करेंगी। उस टाइम पे वो जज्बा था कि हर कोई चाहता था कि अपनी बिसात के मुताबिक जाकर वो हिस्सा डाले। मैं आप लोगों की जानिब भी आती हूँ जनरल साहब, ज़रा क्योंकि उस टाइम की यादें ताज़ा हो रही हैं, सो आपके इस वक्त क्या जहन में जो है कौन सी यादें ताज़ा हैं 1965 की, जिसका जिक्र किया कि केम करन तक पहुंचा दिया दुश्मन की फ़ौज को भगा कर, और टैंकों की फिर इतनी बड़ी लड़ाई। सो क्या 1965 की यादें हमसे शेयर करेंगे आज से 55 साल पहले जब आप लेफ्टिनेंट थे और लड़ रहे थे ये जंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दो बातें मैं करूंगा जो मेरे लिए हमेशा याददाश्त का हिस्सा और मेरे लिए फ़ख्र का बायस हैं। एक तो ये कि मेरे पास जो गन्स थी जिनसे मैंने फायर किया, ये वो गन्स थी जो कि इंडिया छम में छोड़ के गया। जब हमारा अटैक छम जौड़ियों की तरफ गया तो ये अपना असला वगैरह सारा छोड़ के भागे वहाँ से, तो वही असला हमें दिया गया कि अभी आप कसूर सेक्टर में लेके जाएं और इंडिया का असला इंडिया के ऊपर ही आपने फायर करना है। लिहाजा वो गन्स इंडिया पे इस्तेमाल की गई और लाहौर शहर से दुनिया देखने के लिए आती थी कि ये कौन सा भारतीय असला है जो भारत के ऊपर चलाया जा रहा है। तो बड़ी मोहब्बत लोग देते थे, और ये एक मेरे लिए फ़ख्रिया एक बात है कि पाकिस्तान में बड़े कम लोग हैं जिन्होंने जिसका जूता उसका सर वाली गेम खेली हो। दूसरी चीज़ जो है बड़ी अहम, वो ये है कि जब ये गाना शुरू हुआ, गाना आया वहाँ पे ये मिली नगमा पुत्तर हटाते नहीं बिकते, तो एक एहसास अंदर पैदा होना शुरू हुआ कि वाकई हम लोग दूसरे लोगों से मुनफरद हैं, हम कुछ ख़ास हैं। और इस चीज़ ने एक एहसास ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ा दिया। एक ऐसी फीलिंग होती थी कि जैसे कौम हम पे इतना एतमाद कर रही है कि वो हमें अपनी बाकी लोगों से मुनफरद अलहदा समझती है, हमें समझती है कि आप बहुत उनसे मुख्तलिफ हैं। तो फिर आप वाकई मुख्तलिफ हैं तो आपको वो काम करना चाहिए जो कौम आपसे तवक्को रखती है। तो इस लिहाज से हौसला बड़ा बढ़ता था और एक फ़ख्र और एक अपने ऊपर एक एतमाद ज़्यादा होता था। और ये नगमा हमेशा से मेरी यादों का एक हिस्सा है। और मैं और भी बहुत मुझे याद है, मुशीर काज़मी साहब, उन्होंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम में कहा कि मैं ख़ुद गया जाके रेडियो पाकिस्तान में नगमा लिख के दे के आया, ए राहे हक के शहीदों। तो वो भी जब उसमें भी जिक्र आता है, जब हज़रत अली का, हज़रत इमाम हुसैन का, उनकी यादें, उनकी मोहब्बत शफ़क़त का जिक्र करता है शायर, तो वो भी आपको बहुत सारा हौसला देती है। लेकिन बाहर सूरत पुत्तर हटाते नहीं बिकते, ये एक जहन में ऐसा बस गया था, यूँ लगता था कि जैसे हमें वो एतमाद दे दी है कौम ने जिसकी उसको बड़े से बड़े किसी आदमी से तवक्को थी, लिहाजा हमें अब उस एतमाद पे पूरा उतरना है।
तो मैं समझता हूँ कि ये यादें थी वहाँ वो की। एग्जैक्टली और कि मैं नाउ कसूर वी सेक्टर हैव में टू था। प्रूव आवरसेल्व्स, कसूर सेक्टर में था, वो एक स्ट्रेंथ मिली आपको उससे। तो ये जी बिल्कुल स्ट्रेंथ मिली उससे। तो अच्छा, फिर ये कि ये जो शायर और हमारे नगमा निगार थे, हमारे उस वक्त रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन ही 2 अदारे थे, इन्होंने इतने पे काम नहीं छोड़ा, बल्कि ये फील्ड एरिया में जंग के बाद भी आके हमारे साथ राब्ते में रहे, हमारे लिए प्रोग्राम करते रहे, हमारे काम को सराहते रहे। इन्होंने हौसला बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया हमारे सिपाहियों का, हमारे जवानों का, और वो सारी चीज़ें यादों का हिस्सा हैं। मैं समझता हूँ कि जितना पाकिस्तान की कौम में उस वक्त इत्तेहाद था, जितनी मोहब्बत दी लोगों ने उस ज़माने में और जितनी इज्जत दी, वो आज आदमी सोचता है कि क्या कौम इसी तरह फिर इकट्ठी हो, वो जज्बा नज़र आए, वो इत्तेहाद नज़र आए। तो एक हमारी छोटी आर्मी होते हुए भी दुनिया की बड़ी से बड़ी आर्मी शिकस्त नहीं दे सकती अगर आपकी कौम का तावन आपके साथ इस तरह हो, आपकी मोहब्बत आपके साथ हो। तो ये बहुत बड़ा सबक भी है एक, कि हमने एक छोटी आर्मी के जरिए के साथ एक बहुत बड़ी फौज को, एक बहुत बड़े हमले को शिकस्त दी। एग्जैक्टली कि वो दुश्मन था आपके सामने जो हुजम में भी ज्यादा था, असलहा भी उसके पास ज्यादा था। ये वो जज्बा है जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जिसके बायस ये जंग लड़ना और जीतना हमारे लिए मुमकिन हुई। स्क्वाड्रन लीडरशिप में आपकी तरफ आती हूँ कि जब आप ये किस्से सुनते हैं 1965 के, और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे मोतबर लम्हात हैं हमारे पाकिस्तान की, अगर आप हिस्ट्री देखें, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कितना ज़रूरी है इन चीज़ों को याद करना, इन लम्हात के बारे में बात करना, उन किस्सों को दोहराना अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपने हौसले के लिए। और आज जब आप सुन रहे हैं तो कैसा फील करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स कि आप लोगों ने इनवाइट किया ताकि हम यंग जनरेशन, जैसे अभी मैंने टुक पार्ट इन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। अच्छा, तो मैं आपको उससे रिलेट करके 65 से रिलेट करके बताऊंगा। सर ने जैसे बात की, जनरल साहब ने बात की कि कौम को यूनाइट रहना चाहिए, तो यही चीज़ जो 1965 में मैंने तो पढ़ी है, तब मैं था नहीं, तो वो चीज़ जो पढ़ी थी वो बजाते ख़ुद मैंने देखी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने दोबारा एक दफ़ा प्रूफ किया कि हम सेकंड टू नन हैं। ठीक है, हमने कभी जाहिरियत में पहल नहीं की, हमेशा ये पड़ोसी मुल्क की तरफ से आती है, और वो हमारी इस अमन पसंदी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कमज़ोरी समझते हैं। हालांकि उनको समझ लेना चाहिए कि हमें अपना दिफा करना आता है। हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो हर दम तैयार हैं, उनको हर दफ़ा मुँह की खानी पड़ी है। बिल्कुल। और हमें 1965 से हमें हमारी ट्रेनिंग में भी बताया जाता है, हमारे हीरोज़ हैं, उनकी स्टोरीज़ लिखी हैं, हम पुरानी जितनी जंगें हुई हैं उनसे लेसन्स लर्न करते हैं। हमारी ट्रेनिंग उन स्टेप्स पे होती है, जैसे अभी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पे हुआ, उसके बाद हमने इकट्ठे हुए सब, हमने उसकी डीब्रीफ की, सब कुछ प्लानिंग के साथ किया। जैसे उन्होंने फिर पहली बार की तरह रात के अंधेरे में बुज़दिलाना एक हरकत की, जिसका जवाब हमने बाद में दिया, एक दिन बाद में दिया। लेकिन वो क्यों? कि हम प्लान करके करते हैं चीज़ें, इस तरह नहीं कि बस अब चले जाओ और अटैक कर दो। एक प्लान होती है सारी चीज़, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, हमें सिखाया जाता है। अब जिस दिन 26 की नाइट पे जब अटैक हुआ रात अराउंड 3 o'clock, तो मैं सो रहा था, मैं ड्यूटी से वापस आया था, मुझे कॉल आई। वैसे तो 24 आवर हमारा अलर्ट पे होता है कि आप स्क्वाड्रन आ जाएँ। मैं उठा, मैं तैयार हुआ, बेगम पूछती है कहाँ जा रहे हैं, मैं क्या मैं आता हूँ। तो अब घर तो आप इस तरह नहीं बता सकते, उन दिनों पेरेंट्स भी मेरे पास आए हुए थे, मेरे पास ही रह रहे थे, तो मैं बस रात को उठ के चला गया। अब सुबह हुई तो अब मुझे जगह घर फ़ोन आने लग गए, क्योंकि मीडिया पे सब चीज़ें सामने थी। ठीक है, तो अब रिश्तेदारों के, जानने वालों के, सबके टेलीफोन्स आ रहे हैं कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे अटैक। मैं कह रिलैक्स करेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली फिर हमारी कौम चाहती है ना, और जब इंडिया का नाम आता है तो वहाँ से अटैक हो तो वो कहते हैं फौरन अटैक हो और फौरन जवाब मिलना चाहिए दुश्मन को। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमने कहा जी हमें ऑर्डर्स नहीं है अभी, हम रेडी हैं, जब हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हमें हुक्म देंगे हम चले जाएंगे। हम तो फौज हैं ना, हमें तो हम ऑर्डर के वो होते हैं कि जैसे ऑर्डर मिलता है तो हम उसको अकम्प्लिश कर देते हैं। तो उन्होंने कहा आराम से प्लान करके करेंगे, दिन की
रोशनी में करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है बुज़दिलाना अटैक नहीं करेंगे। तो उनको बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई हम करेंगे और इसका जवाब ज़रूर देंगे, और फिर हमने प्लान किया और उसका जवाब दिया, वो आप लोगों के सामने है। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। और ये बात बड़ी अच्छी लगी कि बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जवाब देना चाह रहे थे और बता के देना चाह रहे थे कि हम ज़रूर जवाब देंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर कमांडर समीउल्लाह खान नियाज़ी साहब की तरफ जाएंगे और उनसे भी इसी हवाले से हम नेवी के जो उनके अपने तजुर्बात हैं और जो 65 के तजुर्बात और वाक़यात का हम जिक्र कर रहे हैं, उन हवाले से बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं जहां पर 1965 के हवाले से, जंग सितंबर के हवाले से, वहीं पर आज जो चैलेंजेस हैं उनका तस्करा भी करेंगे सेगमेंट में। पहले मैं कमांडर समीउल्लाह खान नियाज़ी साहब आपसे जानना चाहूँगी कि आप जब 1965 की जंग की जिक्र सुनते हैं, जिस तरह जनरल साहब भी बता रहे थे, अभी कवल नसीर साहबा ने भी बताया, सो वो फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? क्योंकि हम इन लम्हात के बारे में हमेशा कहते हैं कि ये असासा हैं और असासा जब तक आपके पास है, आप उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कैसे रिलेट करते हैं आज के हालात को उस वक्त से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए और इस एजाज़ के लिए। जब हम 65 के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो ये है कि आज का दिन तजदीद अहद वफा का दिन है, यानी कि जो हमने अहद किया था उसकी तजदीद करने का दिन है। जैसे कि आपने शुरू में ही कहा था और जनरल साहब ने जिक्र किया कि 65 के वक्त जो जज्बा मौजूद था, उस जज्बे की अगर हम बात करें, उसमें चाहे पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान नेवी के या पाकिस्तान एयरफोर्स के, इन तमाम फोर्सेस के सिर्फ ऑपरेशन हो या हमारी पब्लिक की सपोर्ट हो जी, वो ऑल ऑफ देम वाज अनमैचेबल। सही। और ये वो सपोर्ट थी जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वो दिन मना रहे हैं। और अगर हम बात करें 65 के हवाले से, स्पेसिफिकली पाकिस्तान बैरियर के हवाले से, तो आपने बात की द्वारका ऑपरेशन की। बिल्कुल। 7 और 8 सितंबर 65 की दरमियानी रात का ये वाक़या है। और अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें, जब पाकिस्तान नेवी का पूरा फ्लीट द्वारका पोर्ट के ऊपर जाता है, द्वारका जो कि एक मशहूर एक रडार स्टेशन है, वहाँ पर अटैक करता है, तो किताबों में आता है, टेक्स्ट बुक्स में भी जिक्र है, अखबारों में भी जिक्र है कि सुल्तान महमूद गजनवी के 17 हमलों के बाद ये हिंदुस्तान पे 18वां हमला था। दैट्स व्हाई दिस ऑपरेशन वाज रेफर्ड टू एज ऑपरेशन सोमनाथ। सही, बिल्कुल। अगर हम 65 को आज के हालात में रिलेट करें, स्क्वाड्रन लीडर शोएब ने बात की स्विफ्ट रिटॉर्ट की। वो जो एक ऑपरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कि जवाबी कार्रवाई तौर पे किया, वो एक वाज़ेह पैगाम है इंडिया के लिए। बिल्कुल। यानी कि पहल आप करेंगे, प्रीटेक्स्ट आपका होगा पहल करने का, और ख़त्म किस नोट पे होगा वो इंशाल्लाह हम डिसाइड करेंगे। यानी कि आप आएंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे हमारी मर्जी से। और फिर हम आपको ये भी बता देते हैं कि आर टी इज़ फैंटास्टिक। एग्जैक्टली, दैट इज़ ऑन द लाइट साइड, बट ये बात इट शुड बी क्वाइट क्लियर टू आवर एनिमी कि हम एक अमन पसंद कौम है। ठीक है, अगर हम बात करें पाकिस्तान बैरियर के हवाले से कि फरवरी के एंड में पुलवामा का इंसिडेंट होता है और 4 मार्च को इंडियन सबमरीन पकड़ी जाती है, जो कि एक यूँ समझ लें कि दुश्मन के मुंह पे बहुत बड़ा तमांचा था। उनकी एफर्ट्स थी कि वो किस तरह हमारे पानियों में आएँ, सर्विलेंस करें और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करें, उनको डिटेक्ट करना और उस सबमरीन को ये बताना कि हम चाहें तो आप अभी हमारे शिकंजे में हैं, हम आपको आसानी से तबाह कर सकते हैं, बट वी आर गिविंग यू अ वे टू रिट्रीट। ये दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है कि आप इस किस्म की एफर्ट करेंगे तो आपको इस किस्म का रिस्पांस मिलेगा कि उसके बाद आपके पास नेशनल लेवल पे मुँह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। वो एम्बैरेसमेंट का सामना आपको यानी वो ये सोच के डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये वही बात है ना कि अब टैक्टिक्स चेंज हो गए हैं दुश्मन के। दुश्मन वही है। आपने बड़ी अच्छी बात की। अगर हम बात करें कैरेक्टर ऑफ वॉर की, कैरेक्टर ऑफ वॉर टोटली चेंज हो चुका है। वो इस तरह कि 65 में हमने देखा
कि हमारी कोशिश थी और दुश्मन की भी यही कोशिश थी कि जितने ज़्यादा हम बंदे मारेंगे, इक्विपमेंट का लॉस करेंगे, उतना जल्दी हम जंग जीत सकते हैं। आज ऐसा नहीं है। आज चूँकि जब हम बात करते हैं वी आर फ्लाइंग थ्रू दी 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसे हम हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं। इसमें हमारी तमाम आवाम का, हमारे तमाम लोगों का, एक आम आदमी का, इन सब का मेजर रोल है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, आपका काम है एक नैरेटिव शेप अप करना। अगर आप वो अच्छा नैरेटिव शेप अप करती हैं तो अल्टीमेटली दैट इज़ गोइंग टू पे डिविडेंड्स फॉर अस। बिल्कुल सही। तो उसमें एक आम आदमी का बहुत बड़ा रोल है। एक वो यूनाइटेड फ्रंट जो है वो Exactly. होना बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरह बार बार बात की गई, कौम मुत्तहिद थी। कल आप मुझे ये बताएं कि ये अभी जिस तरह हम कह रहे हैं कि ऑब्वियसली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दुश्मन के भी टैक्टिक्स तब्दील हो गए, दुश्मन वही का वही है, लेकिन ये क्यों सुनने को हमें मिलता है कि थोड़ा जज्बा शायद कम है नौजवान नस्ल में? ये हमारे बड़े ही हमें बोलते हैं। क्यों, आपको लगता है वाकई ऐसा है कहीं ना कहीं? नहीं साधना, मैं समझती हूँ जब भी वक्त होता है, जैसे जब जलजला आया था साबित किया, resilience दिखाई। वही सब बच्चे कराची से चल पड़े, पेरेंट्स को बताए बगैर मुत्तहिद, मतलब। लेकिन ये वक्त, ये मैं ज़रूर कहूँगी, सारी ज़िंदगी इस मीडिया में गुजारने के बाद और सुनने और इन बातों से गुजरने के मुत्तहिद होने के लिए हमें क्यों किसी सानही की इंतज़ार करना पड़ता है, यू नो। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में, या हम क्यों एक कौम हो के नहीं सोचते, लेकिन वक्त पड़ता है तो हम सब खड़े हो जाते हैं। उस वक्त तो बेटियां, बहुएं खाने पका पका के सड़क पे, और जब हमने कहा था एक अनाउंसमेंट की कि खून हमें चाहिए, तो फिर जाके कहना पड़ा कि बस कीजिए, अब हमें और नहीं, बहुत है, हमें अब नहीं चाहिए। मैंने एक वाकया कहीं सुना था किसी से कि उस ज़माने में लंबी जब कतारें लगी हुई थी, लोग खून का अतिया, पता चला कि फौजी जो हैं कुछ ज़ख्मी हुए हैं तो उनके लिए खून का अतिया चाहिए, तो एक दुबला पतला नौजवान जो है वो भी आ गया खून देने के लिए। तो उसको कहा गया कि आपका वज़न बहुत कम है, सो आपका खून नहीं ले सकते हम। तो वो बाहर गया, सामने की दुकान से उसने 2 किलो का वेट उठाया और अपने साथ बांध दिया, और रश इतना था कि उसको किसी ने नोटिस नहीं किया और कतार में लग गया और खून देकर वापस आया और उसको वेट वापस किया। सोचिए, ये वो कौम है जैसे कि फिर बाद में शायर ने लिखा और शौकत ने गाया भी कि दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा। बिल्कुल सही। तो शायर भी तो देखिए ना, ये भी एक मोर्चा है। रेडियो, टेलीविज़न, ये भी एक मोर्चा है जब ऐसा वक्त पड़े, इसलिए कि वो बराह रास्त आपको एकदम बताते हैं। और जैसे इब्तिदा में हमने कहा था कि मोराल बूस्ट करने के लिए और घर वालों को भी तसल्ली देने के लिए, और तसल्ली ही नहीं बल्कि सच बताने के लिए कि हमारी अफवाज पाकिस्तान इस काबिल हैं माशाल्लाह कि वो किसी भी इस तरह की बात का मुकाबला कर सकती। बैठे ना हमारे नौजवान, हम सो प्राउड ऑफ देम। एग्जैक्टली, वी आर डेफिनेटली। और आज हम ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि जो हमारे शुहदा हैं और जो हमारे गाजी हैं उनको हम सलाम पेश कर सकें, उनकी कुर्बानियाँ और उनके ख़ानदानों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए तो शायद ये कहना कि हम अपने शहीद पर और गाजी पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन जिस घर से वो एक शख्स चला जाता है उनके घर वाले कितनी मुश्किल से गुज़र बसर करते हैं, वो भी उस कुर्बानी को भी आज हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। जनरल साहब, एक जब हम जज्बे की बात करते हैं, एक ये एहसास एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपको पता है कि ख़तरा बहुत बड़ा है, लेकिन आप मौत की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने को तैयार हैं, ये कैसा एहसास है? देखिए, बात ये है कि जैसे मैंने कहा, ये नगमे की भी बात की कि इंसान को एक ज़िम्मेदारी का एहसास इतना ज़बरदस्त पैदा हो जाता है कि वो फिर बाकी चीज़ें उसके पीछे रह जाती हैं, सोच पीछे रह जाती है। अब वहाँ पे ख़तरात तो मौजूद हैं, लेकिन जब आप उनके नताइज देखते हैं कि अगर आपसे कोई कोताही हो जाती है या आप थोड़ा बहुत भी कोई सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, तो नताइज जो कौम के लिए हो सकते हैं वो बड़े बुरे हो सकते हैं जी। तो आप अगर ये सोच अपने साथ रखें तो फिर हर लम्हा ख़तरात से ज़्यादा आपको अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अजीज़ रहती है। लेकिन एहसास मरने नहीं दिया जाता। ये बड़ा अफवाज पाकिस्तान में आपका मोराल, आपकी ज़िम्मेदारी, इसको कायम रखने के लिए आपको लगातार मोटिवेटेड रखा जाता है। लिहाजा ये मोटिवेशन जो है ये आपकी ट्रेनिंग का और ज़िम्मेदारी का और आपके ज़िंदगी का हिस्सा है। लिहाजा ये ख्याल कभी भी आपको नहीं छोड़ता जंग में
कि आप जवाबदेह भी हैं अल्लाह के सामने सही। और आप एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो कौम ने सौंपी है। कौम खामोश पीछे आराम से बैठी है सिर्फ इस एतमाद पे कि आप सामने खड़े हैं, और अगर आप भी सामने कोताही रखते हैं कर और जाए तो आपने फिर जैसे कहा यानी कि एक मकसद जो है वो आपके सामने हो, पर्पस आपके सामने हो, जी। तो फिर इसमें मौजूद मुश्किल होता है। जो है वो आपके लिए कुछ नहीं रहता। एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। 1965 के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह शुरू में कहा गया कि ये वो लम्हात हैं जो कि किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कौम के लिए इज़्ज़त का, वक़ार का बायस होते हैं, फ़ख्र का बायस होते हैं, और साथ ही साथ उस मुल्क की सलामती को, उसके इस्तेहकाम को दवाम बख्शने का बायस भी बनते हैं। और ये जो जंग सितंबर है ये उन्हीं में से एक है। मैं स्कॉलर लीडर शुएब एहसन बाबरी साहब आपसे जानना चाहूँगी पहले तो कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये लम्हा जो था वो फ़ख्र की अलामत था और आज भी हम उस पर बैठ के फ़ख्र करते हैं, ऐसा कोई मोमेंट आप अपनी ज़िंदगी से, वो फ़ख्र का लम्हा, वो अगर शेयर करना चाहें कि आपके लिए वो क्या था, वो मोटिवेशन क्या थी, वो प्राइड किस चीज़ में आप लेते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ, किसी और की क्या बात करनी है। जी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आज ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट में मुझे रात के टाइम कॉल आई, ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। अब पता तो चल जाता है कि पेरेंट्स को कि बच्चा रात को उठ के जा रहा है तो कोई गड़बड़ ज़रूर है, ठीक है। तो अब मैं गया, जब मैं अगले दिन वापस आया जस्ट फॉर एन आवर और टू रेस्ट थोड़ा सा करने के लिए, क्योंकि उस दिन कंटिन्यूस फ्लाइंग चल रही थी अराउंड द क्लॉक। तो वालिद साहब और वालदा पूछते हैं खैरियत है? मैं कहा जी खैरियत है। खैर वो न्यूज़ देख चुके हुए थे पहले, ठीक है। तो और मैं बताता चलो, मेरे बड़े भाई जो हैं वो ऑलरेडी स्कॉन्डर बिलाल बाबरी शहीद, ही गॉट क्रैश इन 2012। तो एक माँ जिसका पहले एक बेटा शहीद हो चुका है और दूसरा बेटा जा रहा है, उनको पता है कि हालात ठीक नहीं है। तो वालिद और वालदा साहब ने मुझे हौसला दिया, उनका बेटा जाओ और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे के आना है, ऐसे वापस नहीं आना। इस दिन के लिए तुम्हें ट्रेन किया गया है। पहले तो मेरे वालदैन की ट्रेनिंग उन्होंने ट्रेन किया, फिर माशाल्लाह एयरफोर्स की ऐसी ट्रेनिंग कि हम हर लम्हा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा ना वो जनरल साहब जो भी कहते हैं वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है वो आपके बन जाता है, वो मोटिवेटेड आपको हर वक्त रखना। बिल्कुल। So वो क्या, तो इसी लम्हे के लिए तो हम तैयार हैं कि जब वो मोमेंट आए तो हम पीछे ना भागें बल्कि आगे जाएं, ठीक है। जब हम फ्लाई कर रहे थे उस दिन, हम बॉर्डर पे फ्लाई करता तो हम स्विचेस हॉट के साथ फ्लाई। स्विचेस हॉट मींस के हम मिसाइल्स वगैरह हमारे रेडी थे, रेडी टू फायर, ठीक है, और बॉर्डर पे बिल्कुल फ्लाई कर रहे थे। सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शंस ग्राउंड रेडार ने क्लियर करना था कि जस्ट गो अहेड एंड शूट देम, लेकिन वो हमारे क्लियरेंस नीचे ग्राउंड से हायर अप्स की तरफ से आती है। ठीक। तो वो जज्बा जो उस टाइम था, वो फीलिंग्स मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस तरह की मोमेंट थी कि आप एयर में हैं, आप दुआएं पढ़ रहे हैं, आयतल कुर्सी चल रही है, दरूद शरीफ चल रहा है, और साथ देख भी रहे हैं, जहाज़ भी फ्लाई कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो वो जो उस टाइम की वो जो मोमेंट होती है ना, दैट कैन बी एक्सप्लेन। वो टाइम और वो जो उसके ग्राउंड से क्लियरेंस आने तक के टाइम का जो गैप है वो कैसे गुजरता है कि अब क्लियरेंस आए, नाउ आई एम रेडी, वो टाइम किस तरह रडार पे अपने, जैसे हमारे स्कोप एयरक्राफ्ट में लगे होते हैं, हम नेविगेशन कर रहे होते हैं, अगेंस्ट द बॉर्डर देख रहे होते हैं। अब हम एडवर्सरी को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके एयरक्राफ्ट क्या प्लान कर रहे हैं, तो हमने उनको टारगेट किया होता है, जैसे हम क्लियरेंस के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो वो जो मोमेंट्स हैं वो मुश्किल मोमेंट्स हैं। तो ठीक है। अच्छा, अब मैं कमांडर समी नियाज़ी साहब आपसे भी ये जानना चाहूँगी, जिस तरह उन्होंने कहा आप कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना कोई पर्सनल वाक़या जिसमें बहुत प्राइड लेते हो या कोई बहुत मुश्किल लम्हा आपको लगा हो ज़िंदगी का। इससे पहले कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी स्कॉलर शुएब ने बात की, ऐसे वालिदैन को सलूट है। बिल्कुल। एक बेटा शहीद हो गया और दूसरे बेटे को महाज पे भेज रहे हैं, तो ये जज्बा आज भी मौजूद है। लोग 65 वाले से बात करते हैं, इट्स मीन कि जज्बा आज भी मौजूद है, इस बात की लिविंग एग्जांपल मौजूद है। जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तान बहरिया की, पहले मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान नेवी है वो एक 4 डायमेंशनल फोर्स है। जब हम 4 डायमेंशनल की बात करते हैं
तो जनरली लोगों को इसकी बात समझ में नहीं आती कि इसका मकसद क्या है 4 डायमेंशंस का। यानी कि नेवी इज़ एबल टू ऑपरेट इन एयर, जी, यानी एविएशन, एट सरफेस यानी हमारे शिप्स, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, अंडर वाटर यानी हमारी सबमरीन्स, और लैंड के ऊपर हमारी मरीन्स, हमारी स्पेशल फोर्सेस यानी कि हमारे गुरिल्ले। आपने भी बात की है कि कोई रिसेंट कोई एक्सपीरियंस, तो पुलवामा के फ़ौरन बाद 6 दिन बाद, मैं चूँकि ख़ुद एविएटर हूँ, बीइंग हेलीकॉप्टर पायलट, आई टेक प्राइड इन इट, कि हमारी नेवल एविएशन ने रात की तारीकी में 4 मार्च को इंडियन सबमरीन को डिटेक्ट किया। बिल्कुल सही। और मैं आपको ये बताता चलूँ, एक सबमरीन का सबसे बड़ा जो हथियार होता है, सबसे बड़ा जो वेपन होता है, वो होता है उसका छुपे रहना, उसकी डिस्क्रिशन। सही। यानी कि अगर वो छुपी हुई है और उसमें सलाहियत मौजूद है कि वो छुप कर दुश्मन पर वार कर सकती है, यानी कि दुश्मन को सरप्राइज़ दे सकती है, तो वो कामयाब है। अगर वो दरियाफ्त हो जाए, डिटेक्ट हो जाए, पकड़ी जाए, उसके बाद बाय विर्च्यू ऑफ इट्स वेरी लो स्पीड इट कैन नॉट रन अवे। सही। यानी अभी वो हमारे रेमो करम आपने उनको दे दिया। एग्जैक्टली, इट वाज सरप्राइज फॉर देम बिकॉज अब ये हमारे रेमो करम पे थी, हम उसको एंगेज भी कर सकते थे। ये और बात है कि एक अमन पसंद मुल्क होने की हैसियत से हमने उसको जाने दिया। सही। इस बात पे वी टेक प्राइड कि हमारी नेवल एविएशन ने अल्हम्दुलिल्लाह ये कारनामा सर अंजाम दिया। और ये बात भी जानने वाली है कि ऐसी कमांड, ऐसी सबमरीन की कमांड फिर दोबारा महफूज नहीं रहती जो एक दफ़ा दुश्मन के हाथों पकड़ी जाए। बिल्कुल सही। और वो आपने महफूज रहने नहीं दिया दुश्मन की सबमरीन को। राइट। मैं आखिर में क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया आखिरी लम्हात इन प्रोग्राम के, मैं चाहती हूँ मैसेजेस आप सबसे आज के दिन के हवाले से, और अपनी अगली नस्ल के लिए क्या मैसेज देंगी? आपने, क्योंकि आज सबने जज्बों की बात, सिर्फ वाहिद मैं सिविलियन हूँ मैं भी तो हूँ। हाँ, तो मैम सब आप सब का पार्ट इसमें शामिल है। आप लोगों की शमूलियत होगी तो हम ये काम कर सकते हैं। आप लोग हमारी बैक पे खड़े हैं तो हम ये कर सकते हैं। बेटा मैं एक छोटा सा जज्बे की बात करती हूँ। एक छोटी सी बच्ची है 10 बरस की, निदा उसका नाम है। तो जब हम ये डैम्स के लिए पैसा इकट्ठा करें, जज्बा मुल्क के लिए है ना, तो ऑन द सिविलियन फ्रंट में बता रही हूँ। तो वो एक दिन रो रही टेलीविज़न देखते हुए, तो उससे पूछा कि बेटा क्यों रो रहा है? कहती वो औरत लेके नहीं जा रही थी, वो थर का दिखा रहे थे कि पानी बहुत। कहती मैंने तो 1 महीना चिप्स नहीं खाए, मैं तो अपना लंच के पैसे रोज़ देती थी, 10 रुपए उसके रोज़। तो शी थॉट कि उसके पैसे काम नहीं आ रहे। सही, बिल्कुल। हालांकि हमने उसको फिर बाद में बताया कि नहीं, वो तो डैम बनेगा तो सबको मिलेगा पानी। तो जज्बा इन बच्चों में है। सोचिए छोटी सी 10 बरस की बच्ची, घर से और ये मीडिया का भी रोल है। देखिए, क्योंकि वो कहता है आपको कि आप ये कीजिए, तो आपके मुल्क के फलाह के लिए है, तो बच्चों पे असर होता है। तो मीडिया का पॉजिटिव रोल बहुत अहम है, बहुत अहम है। जनरल साहब, लास्ट में आपका मैसेज सर, टाइम ख़त्म हो रहा है हमारे पास। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज 1965 के को अगर हम मुकाबला करें, उसका मवाजना करें, तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ है। जंग की शक्ल बदल चुकी है, जिसे हम 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। ये एक मुल्क को अंदर से तबाह करने का है, जिसमें आवाम को शऊर होना चाहिए। फ़िरकावारियत, लिसानियत, सुबाइयत, ये वो चीज़ें, वो जहर हैं जो घोले जाते हैं कौम के अंदर, और अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करने के लिए झूठी कहानियाँ, नफ़रतें पैदा की जाती हैं, जिससे आप अंदर से तबाह हो जाते हैं और बाहर से फिर जंग का बहुत थोड़ा सा मौका रह जाता है दुश्मन के लिए काम करने का। तो ये वो चीज़ है जिसके लिए आज दिफा करना है हमारे अवाम ने। आई थिंक बहुत सारे पाकिस्तानी ये चीज़ समझना शुरू हो गए हैं कि कहाँ से कौन कोशिश करता है। जिस तरह बात यही हो रही थी कि अब दुश्मन, पहले तो चलें हमला कर दिया, बॉर्डर क्रॉस कर दिए, अब दुश्मन आपके अपने लोगों को कहीं ना कहीं यूज़ करके आपके खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश करता है। आई हैव टू वाइंड अप हियर। जनरल अमजद शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कंवल नसीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, स्क्वाड्रन लीडर शुएब एहसन बाबरी आपका, और कमांडर समीउल्लाह खान न्याजी आपका भी बेहद शुक्रिया। और आखिर में इतना ही कि जब हमारे पास ऐसे शेरदिल जवान मौजूद हैं, वो अफवाज मौजूद है जो हर वक्त तैयार है और किसी भी बड़े से बड़े ख़तरे से लड़ने की भरपूर सलाहियत रखती है, तो पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है, इसका दिफा नाकाबिले तस्खीर है और रहती दुनिया तक ऐसे ही रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। खुदा हाफ़िज़।